गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 14 का एग्जाम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP27 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जी किशन रेड्डी, भूपेंद्र यादव, राजकुमार सिंह या नरेंद्र सिंह तोमर? इसका आंसर है भूपेंद्र यादव। कौन है ये? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP27 का आयोजन मिस्र में 6 से 18 नवंबर 2022 तक हुआ था। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। और कॉप का प्रथम सम्मेलन की बात करें तो मार्च 2015 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। उपोष्ण कटिबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। जब हमारी ज्योग्राफी की NCERT सीरीज चल रही थी तो उसमें सब ये सीक्वेंस वाइज कराया है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। इस कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य पाया जाता है। और शीत ऋतु में सूर्य की किरणों के अपेक्षाकृत तिरछी होने के कारण इस प्रदेश का जो तापमान है वो कम हो जाता है। कौन सा इसमें करेक्ट है? यह अर्थ है अपनी 20 से 0 डिग्री खींचेंगे, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ डिग्रियाँ चलती रहेंगी, नीचे भी चलेंगी। यहाँ 23.5 डिग्री आ जाएगा जो कि कर्क रेखा है। नीचे दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो सी है इसका आंसर। तो यानी उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिक जोन का विस्तार जो है दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य होता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और शीत ऋतु में सूर्य की किरणों के अपेक्षाकृत तिरछा होने के कारण इस प्रदेश का तापमान कम हो जाता है। और इस कटिबंध में विस्तृत महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में औसत वार्षिक तापांतर जो है वो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं UPPCS की, जो 13 मई तक 50% के डिस्काउंट पर चल रही है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य भारत के किन राज्यों में विस्तृत नहीं है? ये उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, पंजाब भी हो सकता है, हिमाचल भी हो सकता है, उत्तराखंड भी हो सकता है। तो 3 है ऊपर के। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जंक्शन पर स्थित है। और यहाँ का पारिस्थितिक परितंत्र जो है वो घड़ियालों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल माना जाता है। और यह अभयारण्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। UPSC भी कई बार प्रश्न कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विषुव यानी इक्विनोक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इक्विनोक्स, देखिए, विषुव वर्ष में 2 बार होता है जब सूर्य की स्थिति सीधे भूमध्य रेखा पर होती है। और विषुव के दौरान उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। कई बार हमने चर्चा की है इक्विनोक्स पर, विषुव पर। डी है इसका आंसर। तो विषुव जो है वर्ष में लगभग 2 बार होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, जब सूर्य की किरणें इक्वेटर लाइन पर सीधी पड़ती हैं ऊपर की ओर। और विषुव के दौरान उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 के बाद 22 मार्च आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है वो भी, विश्व जल दिवस। देखिए, विश्व डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं इससे पीड़ित लोगों के अधिकारों, समावेशिता तथा कल्याण की मुहिम चलाने हेतु वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जा रहा है। और वर्ष 2023 के लिए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम भी है एक, वो क्या है? विद अस नॉट फॉर अस। और इस दिन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में प्रवाहित होने वाली गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक को नेपाल में जाना जाता है नारायणी या गंडकी। देखिए, गंडक नदी जो है वो नेपाल सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और भारत में जो इसका विस्तार क्षेत्र है वो 445
किलोमीटर और नेपाल में है 185 किलोमीटर। और गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी के नाम से जाना जाता है। और यह नेपाल और भारत के उत्तरी भाग से प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। उत्तर प्रदेश राज्य में लोहिया ग्रामीण बस सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? इस तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। ये 2015 में शुरू की गई थी, सी है इसका आंसर। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में लोहिया ग्रामीण बस सेवा फरवरी 2015 में शुरू की गई थी और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती एवं सुलभ यात्रा हेतु ये बस सेवा शुरू की गई थी। और इस बस सेवा के तहत किराया सामान्य बसों से कितना 25% तक कम रखा गया है। 25% कम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? बिठूर, रानीखेत, रामगढ़, अल्मोड़ा। उत्तराखंड में नहीं है तो रानीखेत को हटा दीजिए, अल्मोड़ा को हटा दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है बिठूर। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बिठूर नामक स्थान पर स्थित है और इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था एवं कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन जो है इस स्थान पर गुजरा था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्लाउडेड लेपर्ड IUCN की रेड लिस्ट में किस सूची में रखा गया है? एक स्नो लेपर्ड है, ये क्लाउडेड लेपर्ड है। ठीक है, आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता है ये। और ये है वुल्नरेबल, ऑप्शन नंबर सी। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेपाल में जो है हिमालय की तलहटी, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होते हैं और मेघालय का राजकीय पशु है क्लाउडेड लेपर्ड और IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है और भारत सहित अधिकांश देशों में इसके शिकार पर प्रतिबंध है। डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? डम्फा मिजोरम में, ये है इसका आंसर। देखिए, डम्पा जो है वो मिजोरम का टाइगर रिजर्व है और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एक बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ये। स्टेलेक्टाइट स्टेलेग्माइट किसकी विशेषता है? हिम नदियाँ स्थलाकृतियाँ, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, कास्ट स्थलाकृतियाँ, नदियाँ स्थलाकृतियाँ देख रहे होगे आपने। देखिए, जब ऊपर से नीचे की तरफ टपका तो वो हो गया स्टेलेक्टाइट, ठीक है। और नीचे से जब ऊपर की तरफ संरचना बढ़ती है तो उसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। और ये बर्फ नहीं है, ये कास्ट स्थलाकृतियाँ, सी है इसका आंसर। तो स्टेलेक्टाइट एक प्रकार की चट्टान संरचना है जो गुफा की छत से टपकने वाले वर्षा के पानी के खनिजों के अपक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन द्वारा निर्मित होता है और यह एक गुफा की छत से लटकता है नीचे की तरफ। और स्टेलेग्माइट क्या? यह एक प्रकार की चट्टान संरचना जो छत के टपकने से फर्श पर जमा होने वाली सामग्री के कारण गुफा के फर्श से ऊपर की ओर उगता है। इसको याद रखिएगा। यूपीएससी भी 2 बार प्रश्न कर चुकी है 2013 से। 12वां प्रश्न है। एबोनी वृक्ष डैश वनों में मिलते हैं? भूमध्य सागरीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्णपाती मानसून, शंकुधारी सदाबहार। देखिए, एबोनी हो गया, रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, आम, ये सब जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन या वर्षा वन या इंग्लिश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि वर्ष भर आर्द्रता रहती है। यहाँ वर्ष भर आर्द्रता रहेगी तो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। भारत में इस प्रकार के वन मिलेंगे कहाँ आपको? पश्चिमी घाटों के क्षेत्र में, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार में मिलेंगे और लक्षद्वीप में। और कौन कौन से हैं ये? एनी है, एबोनी है, रोजवुड है, आबनूस है, महोगनी है, रबर है, बीटल नट है, जामुन है, आम है। बहुत ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, महोगनी पूछा जाता है। और इन पेड़ों की छतरियाँ जो है इतनी घनी होती हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बर्धा और मंजीरा सहायक नदियां हैं किसकी? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। बर्धा और मंजीरा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। देखिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इसका जो बेसिन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के छोटे हिस्सों में फैला हुआ और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है ये। बेनगंगा, बर्धा, मंजीरा इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। दक्षिण की गंगा भी इसको कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी।
बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ, महानदी की सहायक नदियाँ। इंपॉर्टेंट है गोदावरी और कृष्णा, इनकी मर्ज करके जो है पूछता है अधिकतर, ठीक है। सॉरी, गोदावरी और कावेरी की ज़्यादा मर्ज करता है। कावेरी की हेमवती, हरंगी, अमरावती, शिमशा, ठीक है। पेनगंगा वर्धा मंजीरा वो गोदावरी की हो गई। कृष्णा की देख लेते हैं, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी। और भीमा जो है कृष्णा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, अलग से प्रश्न बना कई बार एग्जाम में। बाकी शिवनाथ, मांड, एव, हरदेव, ओंग, जोंग और तेलन, ये जो है वो महानदी की सहायक नदियाँ हैं। बोनस प्रश्न होते हैं एग्जाम में अगर आ जाएं तो इस तरह के। हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा के संबलपुर शहर के निकट है ये। कुछ एडिशनल चीज़ें, जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नदी भागीरथी है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, उड़ीसा में, महानदी पर। भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई बांध, तमिलनाडु में, कावेरी पर। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बेतवा और केन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं ये। तो यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है बेतवा, केन, चंबल, सिंध। और यमुना खुद गंगा की सहायक नदी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? बिमल जालान समिति, के कस्तूरी रंगन, सरकरिया, रघुराम राजन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, के कस्तूरी रंगन समिति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए, आयोग में एक अध्यक्ष, 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। और जैसा कि आयोग के द्वारा परिभाषित है, बच्चों में 14 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति इसमें शामिल है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला इनकरेक्ट है। 18 तक है, ठीक है। कहने को बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, लेकिन 18 तक इसमें शामिल है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, बी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 6 होते हैं सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। पहले और दूसरे करेक्ट। तीसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसा कि आयोग के द्वारा परिभाषित है, बच्चों में 18 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति इसमें शामिल है, न कि 14 या 16, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 138 हेक्टेयर में फैला है चिंगलपट्टू बॉटनिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बनने के लिए तैयार है। आपको बताना है कहाँ स्थित है ये चिंगलपट्टू बॉटनिकल गार्डन। इसके नाम से लग रहा है कि ये कहाँ होगा? साउथ में होना चाहिए, तमिलनाडु में। चेंगलपट्टू बॉटनिकल गार्डन भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान बनने के लिए तैयार है, जो 138 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तमिलनाडु में हाल ही में विकसित हुआ है ये। देखिए, वनस्पतिक उद्यान होते क्या हैं? वनस्पतिक उद्यान पौधों की खोज और अनुसंधान के साथ साथ जैव विविधता आउटरीच के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। और भारत का सबसे पुराना अकादमिक वनस्पतिक उद्यान हावड़ा, कोलकाता में स्थित आचार्य जगदीश चंद्र वनस्पतिक भारतीय वनस्पतिक उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है अप्रैल में, 25 अप्रैल को। और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वो 24 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है। देखिए, यह दिवस मलेरिया को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मलेरिया, जो कि मादा एनोफ्लीज मच्छर से होने वाली एक बीमारी है, मलेरिया के लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और अन्य फ्लू जैसे लक्षण शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम प्रश्न है, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं इनमें से? डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, मलेरिया। डेंगू तो एंडीज से होता है, एलिमिनेट करो तो जरा। कितने चले गए? 2 चले गए। अब कंफ्यूजन है ए में और सी में। चिकनगुनिया भी उसी से होता है, केवल मलेरिया यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया एंडीज मच्छर के काटने से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यूपी पीसीएस ने प्रश्न कर भी चुकी है, 21 में पूछा है।
1 नंबर में, मतलब सीधा एक क्वेश्चन बनाकर। तो एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फिलेरियासिस होता है, जबकि एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है, ये तो बात की करंट अफेयर्स है। क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, 24 अप्रैल की करंट अफेयर से ये तो आएगी नहीं, याद रखिएगा। फिर भी सम्मेलन का उद्देश्य 2030 तक, कब तक, वर्ष 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी सिविल सेवा आईएएस और स्टेट पीसीएस में ऐसे ही फंसाता है। ठीक है, इन दोनों को तो कर दोगे, लेकिन लगेगा कि चिकनगुनिया मलेरिया भी होता है, जबकि केवल मलेरिया है, तो सी है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो 50% के डिस्काउंट पर 249 में चल रहा है इस समय। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन।